Hello friends, Jai Shri Shyam. Actually, in this particular session, I am going to discuss all the latest case laws as uploaded by the ICI for your upcoming, that is the January 26 CA Final DT exam. फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट के द्वारा इन केस लॉज के लिए जो अपलोड किए गए नोट्स हैं, मैंने उनको और सिंप्लीफाई एंड रिफाइन करके ये जो नोट्स है वो आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। इन नोट्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इन नोट्स का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रखा है। फ्रेंड्स, आप इन केस लॉज को इजीली एंड क्विकली अंडरस्टैंड कर सकें, इसके लिए मैंने जो कुछ चार्ट्स एंड डायग्राम्स हैं वो आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं। किसी पर्टिकुलर केस के जो भी फैक्ट्स हैं, उसमें जो इश्यू इन्वॉल्व है, किस तरह का डिसीजन हमें प्रोवाइड किया गया, वो सारी चीजें क्विकली एंड इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएं, इसके लिए मैंने ये जो डायग्राम्स हैं वो आपके लिए फ्रेंड्स ये बना दिए हैं। और आप चिंता ना करें, आप इन डायग्राम्स को भी इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इन चार्ट्स का भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो आइए फ्रेंड्स, केस लॉज के इस सेशन का श्री गणेश करते हैं हम। इस फर्स्ट केस लॉ से जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का जो सुप्रीम कोर्ट का रहा है। एक्चुअली इस केस में हमें यह देखने को मिला, क्या माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारी एसएससी दैट इज जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी थी, प्रैक्टिकली एशियानेट न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, इन शॉर्ट एशियानेट। एशियानेट जिसने पब्लिक में टोटल शेयर्स 15.35 करोड़ अप्रॉक्स इशू कर रखे थे, उसमें से 99.88% शेयर्स हमारी एसएससी जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने इनमें होल्ड कर रखे थे, 15.33 करोड़ अप्रॉक्स, एंड बैलेंस अदर्स के द्वारा हेल्ड किए गए। अब एशियानेट को हैवी लॉसेस हुए, जिसकी वजह से उनकी जो नेटवर्थ है वो एरोड हो गई, काफी डाउन चली गई। तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और बॉम्बे हाई कोर्ट ने वे अपने लॉसेस का नेट कैपिटल से एडजस्टमेंट कर सकें, इसके लिए कैपिटल रिडक्शन ऑर्डर एशियानेट के लिए पास कर दिया कि आपने अभी जो 15 करोड़ 35 लैक्स 5,750 शेयर्स जो 10 रुपीस की फेस वैल्यू वाले पब्लिक में इशू कर रखे हैं, आप इनकी जगह 10,000 शेयर्स तक अपनी जो शेयर कैपिटल है वो ले आइए। मतलब जो एशियानेट के पास में कैपिटल का अमाउंट है वो फ्री हो सके, लॉस से एडजस्ट हो पाए, इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 करोड़ 35 लैक्स 5,750 शेयर्स की शेयर कैपिटल को रिडक्शन के बाद में 10,000 शेयर्स तक अपने ऑर्डर से कंफर्म कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कैपिटल रिडक्शन की प्रोसेस में यह देखने को मिला कि हमारी एसएससी जुपिटर जिनके पास में 99.8% शेयर्स हुआ करते थे, उन्हें अब रिडक्शन के बाद में 10,000 शेयर्स में भी 99.88% शेयर्स के अकॉर्डिंगली 9,988 शेयर्स इशू हुए और बैलेंस अदर्स को मिले। फ्रेंड्स, रिडक्शन के बाद में भी जो फेस वैल्यू शेयर की रही वो अर्लियर जो 10 रुपीज हुआ करती थी, वही आफ्टर रिडक्शन भी माय डियर फ्रेंड्स मेंटेन की गई। अब जुपिटर जिसके पास में पहले 15 करोड़ 33 लैक्स 40,900 शेयर्स थे, अब उनकी जगह केवल 9,988 शेयर्स उनके पास में रह गए। मतलब 15 करोड़ 33 लैक्स 30,912 शेयर्स में जो उनका राइट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। हां, इतने शेयर्स उन्हें कम मिले और इसकी जगह उन्हें 3 करोड़ 17 लाख से 83,474 रुपीस का जो कंसीडरेशन है, मॉनेटरी कंसीडरेशन है, वो जुपिटर को अपनी सब्सिडी एशियानेट से मिला। बट माय डियर फ्रेंड्स, जुपिटर का तो एशियानेट के शेयर्स में ओरिजिनली जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तो उनका हैवी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था और रिडक्शन की इस प्रोसेस में उनके पास में थोड़ा सा कंसीडरेशन केवल आया, तो उन्होंने जो कैपिटल लॉस है वो कंप्यूट किया एंड उसे अपनी रिटर्न में क्लेम किया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहा कि कैपिटल गेन हेड का चार्जिंग सेक्शन तो पहले देखो। वो कहता है कि कैपिटल गेन हेड में तो कोई भी चार्जेबिलिटी तब अराइज होगी जब वहां कोई ट्रांसफर हुआ होगा, देयर मस्ट बी अ केस ऑफ ट्रांसफर।
तो इस केस में तो पहले भी आपके पास में एशिया नेट में 99.88% शेयर्स थे, अब भी आपके पास में 99.88% शेयर्स है। पहले भी 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर आप होल्ड कर रहे थे, अभी भी 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर आप होल्ड कर रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंगली तो ये जो इवेंट अकर हुई है ये ट्रांसफर का केस ही नहीं है, इसलिए इस केस में कैपिटल गेन एड में चार्जेबिलिटी अराइज नहीं होगी, आपको कैपिटल लॉस का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ये जो इशू है कि क्या ये जो इवेंट अकर हुई है ये केस ट्रांसफर में आएगा, क्या जुपिटर को अपने कैपिटल लॉस का जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा। जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कंफर्म किया क्या कि जहां जुपिटर के पास में पहले 15 करोड़ 33 लाख 40,900 शेयर्स थे और अब रिडक्शन के बाद उनके पास केवल 9,988 शेयर्स आए, तो सडनली उनका 15 करोड़ 33 लाख 30,912 शेयर्स में जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट को समझाया कि जरा आप ट्रांसफर की डेफिनेशन तो देखो जो सेक्शन 2 क्लॉज 47 में इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइड की गई है, जहां पर सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट के अलावा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन मींस अगर एसएससी का किसी असेट इन्वेस्टमेंट में अगर राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो भी केस ट्रांसफर में कवर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो वर्ड्स है ना, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन मींस एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन असेट और इन्वेस्टमेंट, ये एक वाइड टर्म है। यहां भी क्या हो रहा है, जुपिटर के पास में जहां पहले 15.33 करोड़ अप्रॉक्स शेयर्स थे जो अब केवल 9,988 पर आ गए हैं, तो सडनली जुपिटर का इन शेयर्स में जो राइट है वो एक्सटिंग्विश मतलब समाप्त हुआ है। ये एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट का केस कहलाएगा, ट्रांसफर में आएगा और जुपिटर को अपने कैपिटल लॉस का जो बेनिफिट है वो सडनली दिया जाएगा। देखिए जरा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो मैंने आपको इस केस के जो फैक्ट्स हैं वही यहां पर दिए, ये इशू आपको बताया। बस एपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने माय डियर फ्रेंड्स ट्रांसफर की डेफिनेशन के ये जो वर्ड्स थे, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन मींस एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन असेट और इन्वेस्टमेंट को बेस बनाकर एसएससी के फेवर में जो डिसीजन है वो माय डियर फ्रेंड्स यहां दिया। क्या कोर्ट ने कहा, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल results in transfer under the provisions of the Income Tax Act 1961 as there is the extinguishment of any right qua that is as regards such shares. The capital loss arising on proportionate reduction in share capital of the company is admissible even if overall shareholding of the taxpayer in the company remains unchanged post reduction. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कंफर्म कर दिया कि भले ही जुपिटर के पास में पहले की तरह अब भी 99.88% शेयर्स हैं, भले ही पहले जिस तरह से शेयर की फेस वैल्यू 10 थी अभी भी 10 रुपी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके इतने शेयर्स तो चले गए ना, कम हो गए ना, मतलब एक्सटिंग्विशमेंट का केस है, ट्रांसफर में आएगा और जुपिटर को अपने कैपिटल लॉस का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब ले चलूं आपको थोड़ा आगे। यस, अब हम मूव कर रहे हैं ट्रेवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो केस रहा है उसमें। फ्रेंड्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस है। इस केस में हमें क्या देखने को मिला कि हमारी एसएससी कंपनी ने अपनी रिटर्न फर्निश की थी। यस फ्रेंड्स, ये देखने को मिला कि एसएससी कंपनी ने प्रीवियस ईयर 22-23 की जो अपनी रिटर्न है वो फर्निश की, लेकिन वो रिटर्न अदरवाइज डिफेक्टिव रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर रही थी। आप याद उठाइए, असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 देखते हैं ना, डिफेक्टिव रिटर्न वाला, कि अगर आपने अपनी रिटर्न के जो कॉलम्स एनेक्सर्स स्टेटमेंट्स वगैरह है वो ड्यूली फिलअप ना किए हो तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसे कुछ क्राइटेरिया वहां एग्जिस्ट करते हैं ना। तो हां, असेसिंग ऑफिसर किसी रिटर्न को अगर डिफेक्टिव ट्रीट करना चाहता है तो उन्हें उस डिफेक्ट को इंटीमेट करते हुए एक इंटीमेशन 139(9) में एसएससी को सेंड करनी होगी। वो एओ ने सेंड कर दी एंड वो इंटीमेशन एसएससी को रिसीव हुई 10 जुलाई 2024 को।
ठीक है। अब ये इंटीमेशन जब मिलती है तो 15 डेज का एसएससी को टाइम दिया जाता है उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने का, और एसएससी ने टाइमली उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दिया। तो सेक्शन 139(9) क्या मैसेज कन्वे करता है कि जो एसएससी ने अपनी रिटर्न ओरिजिनली फाइल की थी, वो रिटर्न भले ही तब जब फाइल की गई थी तब उसमें डिफेक्ट था, लेकिन वो डिफेक्ट जब एसएससी को बताया गया तो एसएससी ने टाइमली उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो चलो एसएससी से गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, जब उसे बताई गई तो उसने समय से उसको दूर कर दिया, तो इतना परमिसेबल है। मतलब एसएससी की जो ओरिजिनल रिटर्न है वो रिटर्न उनकी वैलिड रिटर्न ट्रीट की जाएगी उसी अर्लियर डेट से जिस डेट पर उन्होंने उसे फाइल किया था। ओके, अब असेसिंग ऑफिसर एसएससी का केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने तो यह फील किया कि भाई एसएससी ने डिफेक्ट यहां रेक्टिफाई किया है, तो बस मैं तो अब इस ईयर को बेस बनाकर स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस इशू करने की जो 3 मंथ्स की टाइम लिमिट है वो इस ईयर के क्लोज होने से यहां यूज कर लेता हूं। उन्होंने माय डियर फ्रेंड्स कि जो 30 जून 2025 की जो टाइम डेट है वो बेस बनाकर उससे पहले उन्होंने जो स्क्रूटनी का नोटिस है वो एसएससी को इशू कर दिया। लेकिन क्या ये नोटिस वास्तव में वैलिड नोटिस ट्रीट किया जाएगा? इशू ये अराइज होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में आप ये देखते हैं ना क्या कि एसएससी को अगर असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी का नोटिस अगर देना चाहता है तो वो जिस रिटर्न को स्क्रूटनी में सेलेक्ट करना चाहता है वो रिटर्न जिस ईयर में फर्निश की गई होगी उस ईयर के क्लोज होने से उनको 3 मंथ्स मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एसएससी ने जो अपनी रिटर्न है वो इस डेट पर फाइल कर दी थी। ये डेट फॉल कर रहा है 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, राइट। तो इसके क्लोज होने से अगर आप 3 मंथ्स देखेंगे, इसके क्लोज होने से मतलब 31 मार्च 2024 से अगर मैं 3 मंथ्स निकालूंगा तो वो पीरियड तो यहां पर 30 जून 2024 आएगा ना, और 30 जून 2024 की जो टाइम लिमिट है वो तो यही एक्सपायर हो चुकी है। 30 जून 2024 की जो टाइम लिमिट है वो तो यहीं एक्सपायर हो चुकी है। हां, तो इसके बाद में जो नोटिस है वो एसएससी को एओ इशू करता हुआ हमें यहां नजर आ रहा है। एओ तो लॉजिकली चल रहा है, वो तो ये सोचता है कि रिटर्न का डिफेक्ट सिंस यहां रेक्टिफाई हुआ है तो मैं तो इसको बेस बनाकर जो 3 मंथ्स है वो स्क्रूटनी नोटिस के लिए यूज करूंगा। तो कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ने यह कहा कि जब एसएससी ने डिफेक्ट को टाइमली रेक्टिफाई कर दिया है, उसकी रिटर्न राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वैलिड है, आप इस रिटर्न को स्क्रूटनी में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस रिटर्न की फर्निशिंग वाला जो ईयर है वो बेस बनेगा, उसके क्लोज होने से 3 मंथ्स का जो टाइम है वो आपको मिलेगा, और आपने उसके बियॉन्ड जो अपना स्क्रूटनी नोटिस है वो इशू किया है, इसीलिए ये नोटिस आपका वैलिड ट्रीट नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो नोटिस है ये नोटिस टाइम बार्ड नोटिस, इनवैलिड नोटिस ट्रीट किया जाएगा। एसएससी के फेवर में जो डिसीजन है वो दिया गया। आइए मैं दिखाता हूं ये चीजें आपको। ये तो पहले फैक्ट्स वगैरह यहां पर प्रोवाइड किए गए, लेकिन कोर्ट की ऑब्जर्वेशन एंड मेनली जो उनका डिसीजन है वो जरा देखिए। इस प्रेजेंट केस में नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 हैज बीन इशूड ऑन 11 जून 2025 व्हिच इज मच बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, दैट इज टाइम लिमिट। देयरफॉर सच नोटिस is barred by limitation and cannot be sustained. Accordingly, the court held that the notice issued under section 143(2), that is for scrutiny assessment, and the assessment proceedings initiated based on such notice are quashed and set aside. हम उनको एक तरफ कर रहे हैं, invalid डिक्लेयर कर रहे हैं। और रुक करेंगे फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा आगे का, मैं अगला केस बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो आप बैंक ऑडिट वगैरह में माय डियर फ्रेंड्स ये देखते भी होंगे क्या कि जो बैंक्स हैं उनको अपना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करने के लिए पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। इनफैक्ट आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वो सिक्योरिटीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करती हैं। फर्स्ट कैटेगरी में ऐसी सिक्योरिटी जिन्हें वो मैच्योरिटी तक हेल्ड करेंगी, हेल्ड टू मैच्योरिटी वाली फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी ऐसी सिक्योरिटीज जो अवेलेबल फॉर सेल है, हां तो अवेलेबल फॉर सेल वाली सेकंड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी वो बनाती है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की।
कि इन सिक्योरिटीज को उन्होंने ट्रेडिंग पर्पस के लिए हेल्ड किया हुआ है। अब मैं आगे की चीजें बाद में आपके सामने रखूंगा, उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स एक चीज जिसकी जरूरत आपको आगे पढ़ने वाली है, मैं उसमें आपको इनिशियली ला रहा हूं, दैट इज इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड। ये क्या बला है, सुनिए जरा। सपोज कोई कंपनी है, उसने जो सिक्योरिटीज इशू की उन पर इंटरेस्ट को लेकर जो उन्होंने रिकॉर्ड डेट मेंटेन की वो 31 मार्च और 30 सितंबर की मेंटेन की। मतलब 31 मार्च और 30 सितंबर को जो उन सिक्योरिटीज के होल्डर होंगे वो इन सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट है वो रिसीव करने के लिए इंटाइटल्ड बनेंगे। अब सपोज राम ने इस कंपनी की जो सिक्योरिटी है वो 1 जून को परचेज की है, तो राम से पहले उन सिक्योरिटीज को सपोज गोपाल होल्ड कर रहे थे, उन्हें पता है कि अप्रैल और मई मंथ में इन सिक्योरिटीज को मैंने हेल्ड किया है, लेकिन अब ये सिक्योरिटीज राम मुझसे परचेज करके ले जा रहे हैं, तो अब 30 सितंबर को तो पॉसिबली राम इनके होल्डर नजर आएंगे। इन अप्रैल और मई मंथ का इंटरेस्ट भी राम रिसीव करते हुए नजर आएंगे, तो गोपाल उनसे इन अप्रैल और मई मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे। मतलब राम इन सिक्योरिटीज के परचेज प्राइस के अलावा उन्हें अप्रैल और मई मंथ से एट्रीब्यूटेबल जो इंटरेस्ट है वो भी पे करते हुए नजर आएंगे। ये राम के लिए, हमारे एसएससी राम के लिए माय डियर फ्रेंड्स इंटरेस्ट पेमेंट फॉर ब्रोकन पीरियड कहलाएगा। कंपनी तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इकट्ठा देती है, 31 मार्च को फिर 30 सितंबर को, लेकिन उस 6 मंथ्स में से अप्रैल और मई मंथ से एट्रीब्यूटेबल मतलब जो ब्रोकन पीरियड यहां पर जिसे कहा जा रहा है उसके लिए राम ने जो इंटरेस्ट है वो यहां पे किया। अब तो राम ने भी क्या किया, उन सिक्योरिटीज को आगे शाम को बेच दिया 1 सितंबर को। तो अब राम को पता है कि मैंने अप्रैल में का इंटरेस्ट तो गोपाल को पे किया था, जून जुलाई अगस्त में मैंने उन सिक्योरिटीज को और अपने पास होल्ड किया। इन 5 मंथ्स का टोटल जो इंटरेस्ट है, अब शाम के पास सिक्योरिटीज आ रही है 30 सितंबर को, वो होल्डर नजर आएंगे, इन 5 मंथ्स का इंटरेस्ट वे रिसीव करते हुए नजर आएंगे। तो राम अपनी सिक्योरिटीज के सेल प्राइस के अलावा शाम से इन 5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो और रिसीव और रिकवर करते हुए नजर आएंगे। तो इसे हम कहेंगे क्या, राम के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर ब्रोकन पीरियड। हां, अब ब्रोकन पीरियड माय डियर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं अप्रैल टू 31 अगस्त हो गया, 1 अप्रैल टू 31 अगस्त हो गया, राइट ना। हां, तो माय डियर फ्रेंड्स अब पहले तो आपको इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड क्लियर होना चाहिए कि राम ने जो इंटरेस्ट पे किया अप्रैल मई मंथ का वो उनके लिए इंटरेस्ट पेड फॉर ब्रोकन पीरियड था। अब राम ने इंटरेस्ट रिसीव किया अप्रैल टू 31 अगस्त का, ये इंटरेस्ट रिकवर्ड फॉर ब्रोकन पीरियड हुआ। अब इशू जो हम आगे डील करने वाले हैं वो ये है कि क्या राम इस ब्रोकन पीरियड के रिसीव किए गए इंटरेस्ट से इस ब्रोकन पीरियड के लिए पे किए गए इंटरेस्ट को नेट ऑफ और सेट ऑफ कर सकते हैं क्या। इशू यहां पर हमें यह हैंडल करना है। अब हम बैंक के कॉन्टेक्स्ट में जो थिंग्स हैं उनको लेकर आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम राम और श्याम की बजाय जो एसएससी हमारी आगे बनने वाली है दैट इज बैंक, उनके रेफरेंस में इन चीजों को जरा डिस्कस करते हैं। सुनिए जरा फ्रेंड्स, कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जो हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी में फॉल करने वाली सिक्योरिटीज हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए बैंक होल्ड करती हुई नजर आएंगी, तो उन सिक्योरिटीज को तो एज अ कैपिटल असेट और एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाएगा। और कैपिटल असेट के कनेक्शन में अगर कोई इंटरेस्ट अगर पे किया जाता है तो उसे तो कैपिटल असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनाया जाता है। हां, तो उन्होंने कहा कि जो हेल्ड टू मैच्योरिटी वाली कैटेगरी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिफाई करती है, कैपिटल असेट के कनेक्शन में जो पे किया जाने वाला इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेड, यस माय डियर फ्रेंड्स, वो जो इंटरेस्ट पेड फॉर ब्रोकन पीरियड है उसे आप एज एक्सपेंस उसका हमसे बेनिफिट मतलब डिडक्शन नहीं ले सकेंगे, वो आप अपने कैपिटल असेट और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनाएं, ये आपके लिए ओपन होगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो बाद वाली जो 2 कैटेगरीज हैं, यस, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये तो स्टॉक इन ट्रेड के लिए क्वालिफाई करती हैं। स्टॉक इन ट्रेड जो रेवेन्यू आइटम है, इनके कनेक्शन
कनेक्शन में जो उनके द्वारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट किया गया है, यस माय डियर फ्रेंड्स, इनके कनेक्शन में जो उनके द्वारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट किया गया है वो अप्रैल और मई मंथ का, ये सिंस स्टॉक इन ट्रेड से एट्रीब्यूटेबल इंटरेस्ट की पेमेंट है, इसीलिए इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं किया जा सकता, इससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट एक रेवेन्यू नेचर का पेमेंट कहलाएगा, इसका आप रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पर बेनिफिट ले पाएंगे। इसका मतलब क्या, ये जो इंटरेस्ट है इसे आप इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर ब्रोकन पीरियड, वो 1 अप्रैल से माय डियर फ्रेंड्स, वो 1 अप्रैल से जो 31 अगस्त तक के लिए बैंक को मिला, जो हमने राम श्याम वाले एग्जांपल से समझा, उस इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर ब्रोकन पीरियड से ये जो इंटरेस्ट है इसका जो सेट ऑफ है वो आप ले पाएंगे। ओके, यस माय डियर फ्रेंड्स, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड के केस में यही एनालॉजी है जो कोर्ट के द्वारा एडॉप्ट की गई। मैं आपके सामने रखता हूं फ्रेंड्स, कोर्ट ने जो इस केस में कहा, देखिए ये तो बस आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, ब्रोकन पीरियड का मीनिंग बताया गया है। मेनली जो इशू गया था कि जो बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है ब्रोकन पीरियड के लिए और फिर उन्होंने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है ब्रोकन पीरियड के लिए, जो इंटरेस्ट उन्होंने फिर रिसीव किया है उससे वो उसे नेट ऑफ कर सकती हैं क्या, मतलब इस इंटरेस्ट पेमेंट को कॉस्ट का पार्ट बनाने की बजाय वो एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस का क्लेम ले सकती हैं क्या। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो दो कैटेगरीज हैं, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली, इन दो कैटेगरीज के लिए उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटीज है वो स्टॉक इन ट्रेड के लिए क्वालिफाई करेंगी, एंड इन दीज टू कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटीज द एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हेल्ड दैट एज द सिक्योरिटीज वर ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड, द इंटरेस्ट ऑन द ब्रोकन पीरियड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विल हैव टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दस अलाउड एज डिडक्शन। अब मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए फर्क क्या पड़ा फ्रेंड्स इससे, सुनिए। जहां पर डियर फ्रेंड सपोज रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूं, जहां पर सपोज बैंक ने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 50 सिक्योरिटीज परचेज की, 50 सिक्योरिटीज पर उन्होंने जो इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड है वो पे किया, आउट ऑफ दोस 50 सिक्योरिटीज केवल 30 सिक्योरिटीज उन्होंने सेल की, उन 30 सिक्योरिटीज पर उनको इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड रिसीव हुआ। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड को आपको कॉस्ट का पार्ट बनाना होगा, तो जो एसएससी बैंक है वो 30 सिक्योरिटीज उन्होंने बेची हैं, तो 30 सिक्योरिटीज की कॉस्ट में 30 सिक्योरिटीज से एट्रीब्यूटेबल जो इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड है वो ऐड करके वो बेनिफिट ले पाती। बाकी 20 सिक्योरिटीज नहीं बिकी हैं, तो उन 20 सिक्योरिटीज से एट्रीब्यूटेबल जो इंटरेस्ट पेड फॉर ब्रोकन पीरियड है उसका बेनिफिट अभी नहीं मिल पाता, वो जब बिकती तब मिल पाता। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि जो आपका लास्ट की 2 कैटेगरीज से एट्रीब्यूटेबल सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड है वो रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब क्या कि आपने भले ही 30 सिक्योरिटीज बेची, जो भी आपको इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड रिसीव हुआ, आपने भले ही 50 सिक्योरिटीज परचेज की, जो भी इंटरेस्ट पेड फॉर ब्रोकन पीरियड रहा, आप उन 50 सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट पेमेंट फॉर ब्रोकन पीरियड को इन 30 सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर ब्रोकन पीरियड से सेट ऑफ कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, राइट माय डियर फ्रेंड्स। आइए अब मैं लेकर चलूं आपको थोड़ा सा और आगे। अगला जो केस है अदादीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का, मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। इस केस में माय डियर फ्रेंड्स हमें ये देखने को मिला क्या कि हमारी एसएससी कंपनी, यही अदादीन टेक्नोलॉजीज, ये एक्चुअली एडवर्टाइजर्स को फ्रेंड्स कस्टमाइज्ड इंटरनेट एडवर्टाइजिंग सर्विसेज देने में, रेंडर करने में एंगेज्ड थी। अभी अपने एडवर्टाइजर्स को अच्छे से अपनी सर्विसेज दे पाए, इनफैक्ट डेस्कटॉप पर भी वो कस्टमाइज्ड इंटरनेट एडवर्टाइजिंग सर्विसेज इनेबल करा पाए, इसके लिए इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
पर काम स्टार्ट किया। 2 इयर्स तक उन्होंने उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर एक्सपेंस भी किए, लेकिन टेक्नोलॉजीज में रैपिड चेंज की वजह से यह रियलाइज हुआ एसएससी कंपनी को कि जो सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर रही हैं ये अब ऑब्सोलेट हो गया है, इसके फर्दर डेवलपमेंट पर एक्सपेंस करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उन्होंने जो उस फर्दर डेवलपमेंट है वो उस सॉफ्टवेयर का ड्रॉप कर दिया। लेकिन इशू ये अराइज हुआ कि जो उन्होंने 2 इयर्स तक जो एक्सपेंस कर दिए उस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पर, उनका क्या होगा। कोड कहते हैं, इनफैक्ट पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर एक्सपेंस किया है, सिंस ये प्रोजेक्ट एबेंडेंड हो गया है, आपने इसे ड्रॉप कर दिया है, तो हम आपके इसके लिए किए गए एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस कहेंगे और इसका बेनिफिट आपको एज डिडक्शन नहीं देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए आपने पीजीबीपी में एक प्रिया विलेज रोड शोज लिमिटेड का दिल्ली हाईकोर्ट का भी केस देख रखा है। उन्होंने क्या कहा था कि अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस के दौरान कोई एसएससी अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए अगर कोई एक्सपेंस करता है और अगर वो प्रोजेक्ट उनका सक्सेस नहीं भी हो पाता, उन्हें वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ड्रॉप भी करना पड़ता है, लेकिन सिंस वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के कनेक्शन में उन्होंने खर्चा किया था, इसलिए वो उन्हें अलाइबल बनेगा, वो उनका रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। उसी थीम पर इस अदादीन टेक्नोलॉजीज वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्क किया। उन्होंने यही कहा कि जब एसएससी कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस को अब अगर ड्रॉप कर दिया है तो उन्हें कोई एंड्यूरिंग नेचर का बेनिफिट तो हुआ नहीं, कोई एसेट तो उनकी क्रिएट हुई नहीं। अगर होती तो इस एक्सपेंस को वो उस एसेट पर कैपिटलाइज कर पाते, एलोकेट कर पाते, लेकिन वो प्रोजेक्ट एबेंडेंड हो गया है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ड्रॉप कर दिया गया है, तो कोई एंड्यूरिंग नेचर का बेनिफिट तो एसएससी को हुआ नहीं, कोई लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकने वाला बेनिफिट तो एसएससी को इन एक्सपेंस से हुआ नहीं, इसलिए इसे कैपिटल एक्सपेंस तो कहा नहीं जा सकता। और ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के दौरान अपने एडवर्टाइजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर किया गया खर्चा है, इसलिए ये एग्जिस्टिंग बिजनेस का खर्चा कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा और इसकी जो डिडक्शन है वो एसएससी को अलाउ हो पाएगी। तो फ्रेंड्स आइए मैं रख देता हूं ये केस भी आपके सामने, ये तो थोड़े से फैक्ट्स आपको मैंने दे दिए और मेन है ये कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। सिंस द प्रोडक्ट हैविंग बीन एबेंडेंड द एसएससी शैल नॉट गेट एनी एंड्यूरिंग बेनिफिट इन सब्सटेंस। एसएससी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर इन दीज 2 years to develop a software, but due to change in technology it had to abandon the product. In effect, it had lost money spent on this product. Accordingly, the court held that SSC shall not get any enduring benefit, and therefore expenditure was to be treated as revenue in nature. मतलब SSC उसका रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पर जो बेनिफिट है वो आगे ले पाएगा। और आइए अब रुक करेंगे फ्रेंड्स हम जॉनसन मैथी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस का। यस, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने किस तरह का इशू गया, तो मैं आइए इस केस के बारे में भी कुछ बातें ब्रीफली आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिए, हमारी एसएससी जॉनसन मैथी जो यूके बेस्ड कंपनी रही है फ्रेंड्स, इनकी अक्रॉस द वर्ल्ड जो सब्सिडरीज एग्जिस्ट कर रही थी, तो इनकी इंडिया में भी हमें सब्सिडरी देखने को मिली। अब उनकी इंडियन सब्सिडरी किसी फॉरेन बैंक से इजीली लोन सिक्योर कर पाए, कोई फॉरेन बैंक उन्हें इजीली लोन दे पाए, इसके लिए इस जॉनसन मैथी ने, हमारी सदस्य फॉरेन कंपनी ने अपनी इस इंडियन सब्सिडी के साथ में एक ग्लोबल कॉर्पोरेट गारंटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, सिंपली एक गारंटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। इससे क्या होगा, इससे जब ये इंडियन सब्सिडी किसी फॉरेन बैंक से लोन मांगेंगी तो फॉरेन बैंक को पता रहेगा कि हां, अगर ये हमारे से लिए गए लोन को नहीं रीपे कर पाएंगी तो ये जॉनसन मैथी, ये फॉरेन कंपनी ने उस लोन के पेमेंट की गारंटी दी हुई है। तो जो इंडियन सब्सिडरी है वो फॉरेन बैंक से इजीली जो लोन है वो सिक्योर कर पाएगी, मतलब फॉरेन बैंक इन्हें लोन ग्रांट करने में अपना इंटरेस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाएंगी। ठीक है, उनका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो पाएगा। अब मुद्दा क्या है कि जो फॉरेन कंपनी है इसने जो ये
गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट अपनी इंडियन सब्सिडरी के साथ जो किया, अपनी इंडियन सब्सिडरी को फॉरेन बैंक से इजीली लोन सिक्योर करने में के लिए इनेबल बनाने के लिए, इसके लिए कुछ गारंटी फीस उन्होंने अपनी इस इंडियन सब्सिडरी से माय डियर फ्रेंड्स चार्ज की। अब इशू ये है कि इस फॉरेन कंपनी ने जो ये गारंटी फीस अपनी इंडियन सब्सिडी से ली है, क्या इसे इंटरेस्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है? क्या इस पर जो टैक्स ट्रीटी के इंटरेस्ट के जो बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं वो लगाए जा सकते हैं? वो तो तभी लगेंगे जब ये इंटरेस्ट के लिए गारंटी फीस क्वालिफाई करेगी। तो क्या ये जो गारंटी फीस है इसे इंटरेस्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 जहां डेफिनेशन गिवन है उसके क्लॉज 28A में इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन दी गई है, माय डियर फ्रेंड्स, इजी फॉर्म में अगर मैं वो आपके सामने रखूं तो वहां क्या कहा गया है कि बोरो किए गए मनी या इनकर किए गए डेट के रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट पेबल होगा। ओके मतलब अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से जो मनी बोरो करता है या डेट इनकर करता है तो उसके रिस्पेक्ट में वो उस दूसरे पर्सन को जो इंटरेस्ट पेबल उनका बनता है वो यहां आएगा। इसके अलावा ये जो इनकर किए गए डेट या बोरो किए गए सम या अनयूटिलाइज्ड लोन फैसिलिटी और अनयूटिलाइज्ड फाइनेंस फैसिलिटी के कनेक्शन में अगर कोई सर्विस फी या अदर चार्ज भी अगर पे किया जाता है, जैसे मैंने बैंक से अपनी सीसी लिमिट बनवाई हुई है, ओके मैंने प्रीवियस ईयर में उस लिमिट को यूटिलाइज नहीं किया लेकिन बैंक मुझसे फिर भी तो कुछ ना कुछ फीस उसके लिए चार्ज करेंगी ना, तो उस तरह का केस भी इंटरेस्ट में आएगा। राइट तो सेक्शन 2 क्लॉज 28A में जहां अससी अगर किसी से कोई लोन लेता है, कोई मनी बोरो करता है, कोई डेट इनकर करता है, तो जो भी इंटरेस्ट पेबल या कोई अदर सर्विस फी अदर चार्ज पेबल उनके प्रति उनका जो बनता है वो इंटरेस्ट में आएगा। ये लॉ मेकर्स ने सेक्शन 2 क्लॉज 28A में हमें प्रोवाइड कर रखा है। तो फ्रेंड्स आइए मैं पहले जरा ये वाला पार्ट आपको यहां से दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन respect of any monies borrowed or debt incurred, including a deposit claim or other similar right or obligation, and includes any service fee or other charges in respect of the monies borrowed or debt incurred or in respect of any credit facility like CC facility which has not been utilized। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट का जो मीनिंग प्रोवाइड किया गया वो ये हो गया। अब इंटरेस्ट के लिए जो ये यूके बेस्ड कंपनी थी, तो फ्रेंड्स जो इंडो यूके DTAA रहा है, उस इंडो यूके DTAA में माय डियर फ्रेंड्स आर्टिकल 12 में जो इंटरेस्ट का मीनिंग दिया गया है, हां वहां पर किस तरह की एनालॉजी अडॉप्ट की गई है कि यहां भी जो भी डेट क्लेम्स ऑफ एनी काइंड, मतलब डेट क्लेम ऑफ एवरी काइंड, मतलब आप किसी भी टाइप का अगर कोई डेट इनकर करते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज है या अनसिक्योर्ड है, उस डेट के रिस्पेक्ट में कोई भी इनकम अगर आपकी पेबल बनती है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में अगर कोई इनकम पेबल बनती है या कोई बॉन्ड्स डिवेंचर्स के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट और इनकम पेबल बनती है, तो उस तरह का जो अमाउंट है हां वो इंटरेस्ट में आएगा, डिविडेंड यहां नहीं आएगा। ओके तो जो जिस तरह का मीनिंग इस DTAA में प्रोवाइड किया गया, मैं बस एक बार आपके सामने से निकाल देता हूं, फिर जो मेन मुद्दे की बात है उस पर आपको भी लेकर आऊंगा कि कोर्ट ने ब्यूटीफुली इन चीजों को किस तरह से इंटरप्रेट किया। देखिएगा जरा, एज पर इंडिया यूके DTAA defines interest to mean income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in debtors' profits, and in particular income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prices attaching to such securities, bonds or debentures, but shall not include dividend। ओके तो फ्रेंड्स अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेक्शन 228A है वहां पर भी इस तरह के जो वर्ड्स हैं, एनी सर्विस फी और अदर चार्जेस, है ना, तो गारंटी फीस क्या अदर चार्जेस में आ पाएगी। यहां जो इंडिया यूके DTAA है उसमें भी जो टर्म यूज की गई है क्या, डेट क्लेम्स ऑफ एवरी काइंड, मतलब
अगर क्लेम ऑफ एवरी और एनी काइंड अगर है, उसके रेस्पेक्ट में कोई सम पेबल है, तो वो यहां इंडिया यूके DDAA में इंटरेस्ट के मीनिंग में कवर्ड है, तो क्या यहां गारंटी फी आ पाएगी क्या? तो कोर्ट ने ये डिपार्टमेंट और एसएससी को क्लियर किया कि जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के इस मीनिंग की, तो यहां लॉ मेकर्स ने जो मीनिंग दिया है उसमें अगर उन्होंने ये कहा है कि एसएससी अगर कोई मनी बोरो कर रहा है, ओके, कोई डेट इनकर कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जो उनका इंटरेस्ट पेबल बन रहा है, या एसएससी कोई मनी बोरो कर रहा है या डेट इनकर कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई सर्विस फी या अदर चार्ज उनका पेबल बन रहा है, मतलब जो बोरोवर है उसका लेंडर के प्रति जो इंटरेस्ट पेबल बन रहा है, जो सर्विस फी और अदर चार्जेस पेबल बन रहा है, वो केस यहां पर आएगा। ओके, मतलब क्या निकला इस बात का, सुनिए जरा, कि अगर ये जो फॉरेन बैंक है, ये जो वास्तव में इस इंडियन सब्सिडरी को मनी लेंड कर रही है, इंडियन सब्सिडरी इनसे मनी बोरो कर रही है, तो इंडियन सब्सिडरी के द्वारा बोरो किए गए इस मनी पर इन्हें जो इंटरेस्ट या सर्विस फी या अदर फी जो पे की जाएगी, उस तरह का जो केस है वो यहां पर इंटरेस्ट में आएगा। राइट यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, जो लोन ट्रांजैक्शन है, ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं, इसमें ये इंडियन कंपनी बोरोवर है, ये फॉरेन बैंक लेंडर है। ओके, तो जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शन के इस कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं वो ये दो हैं, इनके बीच में जो पेमेंट होगा वो इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट, इस लोन ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहां जो ये जॉनसन मैथी है वो तो एक स्ट्रेंजर है, हां, उनसे थोड़ी ना एग्जैक्टली इस इंडियन सब्सिडरी ने कोई लोन लिया है। राइट ना माय डियर फ्रेंड्स, क्या इंडियन कंपनी ने इस फॉरेन कंपनी से कोई मनी बोरो किया? क्या इस इंडियन कंपनी ने जॉनसन मैथी से अगर कोई डेट इनकर किया, कोई मनी बोरो किया क्या? नहीं। यहां ये जो गारंटी फी है वो इस इंडियन सब्सिडरी के द्वारा इस फॉरेन कंपनी से बोरो किए गए मनी के रिस्पेक्ट में इस फॉरेन कंपनी को पे की जाने वाली फी नहीं है। राइट ये जो फॉरेन कंपनी, ये तो एक स्ट्रेंजर है। वास्तव में जो लोन का ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें जो लेंडर एंड बोरोवर हैं वो वे फॉरेन बैंक और इंडियन सब्सिडरी हैं। तो कोर्ट ने यही कहा क्या कि चाहे आप टैक्स ट्रीटी की बात करें तो वहां पर भी डेट क्लेम्स ऑफ एवरी काइंड की जो बात हो रही है, वहां पर भी जो ये इनकम मतलब जो भी पेमेंट की बात हो रही है, वहां भी जो ट्रांजैक्शन है वो लेंडर और बोरोवर के कनेक्शन में जो ये पेमेंट होंगे वो वास्तव में यहां इंटरेस्ट के इस मीनिंग में आएंगे। किसी आउटसाइडर को फीस का कोई किया गया जो पेमेंट वगैरह होगा वो यहां पर ये डेट क्लेम्स ऑफ एवरी काइंड के कनेक्शन में किए गए पेमेंट में यहां नहीं आ पाएगा। राइट देखिए क्या जुडिशरीज ने यहां कहा, मैं आपके सामने रखता हूं इसे। तो द हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट द वर्ड इंटरेस्ट एज डिफाइंड इन द ट्रीटी एंड सेक्शन 228A ऑफ द एक्ट शैल बी अंडरस्टूड कॉन्टेक्चुअली बोथ एक्सटेंड द स्कोप ऑफ सच पेमेंट्स, क्योंकि चाहे इंटरेस्ट के मीनिंग में आप देखो वहां पर लिखा था सर्विस फी और अदर चार्ज, है ना, तो थोड़ा सा स्कोप वाइड नजर आ रहा था। यहां पर भी लिखा था डेट क्लेम ऑफ एवरी काइंड। देखिए हाउएवर पेमेंट पुरसुएंट टू एनी लोन टू बी क्वालिफाइड एज इंटरेस्ट नेसेसरली हैव टू बी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोन and shall relate to the parties to the privity of contract। मतलब जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन होगा उसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी उससे रिलेटेड जो पेमेंट होगा, मतलब उन पार्टीज के बीच में जो पेमेंट होगा वो इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली द एक्सप्रेशन क्लेम्स ऑफ एनी काइंड सर्विस फी और अदर चार्जेस हैव टू बी अंडरस्टूड। द वर्ड इंटरेस्ट डजंट टेक इनटू इट्स फोल्ड एनी पेमेंट्स मेड टू स्ट्रेंजर, वो जॉनसन मैथी जिसने ना कोई लोन इंडियन सब्सिडी को दिया था, है ना, हाँ, टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजैक्शंस दो सच पेमेंट्स हैव टू बी मेड इंसिडेंटली इन रिलेशन टू सच लोन।
भले ही फॉरेन बैंक से इस इंडियन सब्सिडरी के द्वारा लिए गए इस लोन के रिस्पेक्ट में ही जो फॉरेन कंपनी ने अपनी गारंटी दी है वो इंसिडेंटल हो सकती है, लेकिन लोन के ट्रांजैक्शन की ये पार्टी नहीं है। हां, ये इंडियन सब्सिडीज फॉरेन कंपनी से लिए गए लोन के रिस्पेक्ट में ये पेमेंट नहीं कर रही है, इसीलिए ये इंटरेस्ट के मीनिंग में पेमेंट नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, कोर्ट ने यही यहां पर क्लैरिफाई कर दिया। Undoubtedly, a SASI, that is Johnson Matthey, that is foreign company, is a stranger to the privity of loan transactions in as much as the contract of loan is different from the contract of guarantee. As such, in our considered opinion, ये जो उन्होंने दिया, the expression of debt claims of any kind or the service fee or other charge in respect of monies borrowed or the debt incurred doesn't stand extended to the payment of guarantee commission received by the SASI in India. वो जॉनसन मैथी ने जो इंडियन कंपनी से रिसीव किया था। अकॉर्डिंगली द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द गारंटी फी वुड नीदर फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ इंडिया यूके डीडब्ल्यूए, जहां भले डेट क्लेम ऑफ एनी काइंड और एवरी काइंड वाले वर्ड्स थे, नॉर सेक्शन 228A ऑफ द एक्ट, ना वो इनकम टैक्स एक्ट में जहां पर सर्विस फी और अदर चार्जेस वाइड टर्म जो नजर आ रही थी ना, वो केस वहां फॉल करेगा। तो ये जो डिस्कशन मैंने किया, इसका क्रक्स क्या निकला कि जो इंटरेस्ट का मीनिंग लॉ में दिया गया है, हां भले वहां पर सर्विस फी और अदर चार्जेस जैसे वाइड वर्ड्स हैं, या इंडो यूके डीडब्ल्यूए में जो इंटरेस्ट का मीनिंग प्रोवाइड किया गया है, जहां भली डेट क्लेम ऑफ एवरी काइंड और एनी काइंड की बात की गई है, लेकिन ये दोनों ही जो लोन ट्रांजैक्शन की पार्टी होंगी उनके बीच में जो पेमेंट होगा वहां पर वही पेमेंट इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। जो लोन ट्रांजैक्शन की पार्टी नहीं है, जैसे ये जॉनसन मैथ्यू लोन ट्रांजैक्शन की पार्टी नहीं है, तो उनको जो पेमेंट किया जाएगा वो इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। बस ये क्रक्स है, राइट। और अब टाइम है थोड़ा और आगे बढ़ने का। माय डियर फ्रेंड्स, आइए मैं लेकर चलता हूं आपको एक बहुत ही सिंपल से केस, आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के केरला हाई कोर्ट के केस में। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूं। देखिए, आप असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में जब डीआरपी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आप याद उठाइए, फाइनेंस एक्ट 2009 से ओरिजिनली प्रणब मुखर्जी जी इसे क्यों लॉ में लाए थे, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी या जो फॉरेन ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाले कंसर्न्स हैं, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हो सके। नॉर्मली कोई फॉरेन कंपनी, अदर नॉन रेजिडेंट या कोई भी कंसर्न जो फॉरेन ट्रांजैक्शन में एंटर करता है, अगर असेसिंग ऑफिसर उनके लिए कोई नेगेटिव एक्ट अगर अपने असेसमेंट ऑर्डर से अगर शो करता है, तो असेसी के पास पहले कोई चॉइस नहीं होती थी, वो उसको ऑब्जेक्ट करने के लिए अपील में जाते थे, पहले सीआईटीपी, आईटीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो एपेलेट सिस्टम रहा, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म काफी टाइम कंज्यूमिंग रहा, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मिल सके, इसके लिए एओ को कहा कि आप ये फॉरेन कंपनी, अदर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाले कंसर्न के लिए कोई नेगेटिव एडजस्टमेंट वाला असेसमेंट ऑर्डर स्ट्रेट वे पास नहीं करेंगे, पहले आप एक ड्राफ्ट ऑर्डर इनका बनाकर इनको भेजना, जिससे आपका जो नेगेटिव एडजस्टमेंट है वो इनको इंटीमेट हो जाएगा। फिर इन्हें अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के सामने ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे। डीआरपी इज नथिंग बट अ बेंच ऑफ 3 सीआईटीज। वो 3 सीआईटीज की बेंच अपना इंटेलेक्चुअल यूज करके उन ऑब्जेक्शंस पर जो अपनी डायरेक्शंस हैं वो इशू कर देंगी। तो उम्मीद है कि एसएससी की जो प्रॉब्लम है वो 3 कमिश्नर्स के इंटेलेक्चुअल के यूज से डीआरपी के लेवल पर ही सॉल्व हो जाएगी। आगे अपील की नौबत नॉर्मली नहीं आएगी, तो स्पीडी बेसिस पर जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके, एसएससी को अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मिल सके, इसके लिए ये डीआरपी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप याद उठाइए सेक्शन 144C, ये डीआरपी वाला जो आप देखते हैं, उसके सबसेक्शन 13 में क्या लिखा हुआ है कि अगर एसएससी डीआरपी के सामने ऑब्जेक्शंस रेज करता है तो डीआरपी जो डायरेक्शंस इशू करेगा, उन डायरेक्शंस के रिसीव होने वाले मंथ के क्लोज होने से 1 मंथ के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर को उन डायरेक्शंस की कंफर्मिटी में अपना जो असेसमेंट ऑर्डर है वो पास करना पड़ेगा।
हाँ, एओ के लिए दोनों मैंडेटरी हैं, बाइंडिंग है। क्या? एक तो डीआरपी की डायरेक्शंस में रहकर उन्हें अपना ऑर्डर पास करना है, और डीआरपी की डायरेक्शंस के रिसीव होने वाले मंथ के क्लोज होने से 1 मंथ के अंदर अंदर उन्हें अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। लेकिन इस आईबीएस के केस में हमें क्या देखने को मिला कि असेसिंग ऑफिसर ने उस टाइम लिमिट को लाइटली ले लिया। उन्होंने डीआरपी की डायरेक्शंस के रिसीव होने वाले मंथ के क्लोज होने से 1 मंथ का टाइम निकाल दिया। उसके बाद में उन्होंने डीआरपी की डायरेक्शंस की कंफर्मिटी में ही सही, लेकिन अपना असेसमेंट ऑर्डर लेट पास किया। असेसी ने इस ऑर्डर की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया, केस कोर्ट तक पहुंच गया। केरला हाई कोर्ट ने क्या थीम अडॉप्ट की कि अरे ये डीआरपी का कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों गया है कि स्पीडी बेसिस पर जो प्रोसीडिंग्स है वो डिस्पोज ऑफ हो सके। तो यहां लॉ की इंपॉर्टेंस बरकरार रहे, लॉ में जो 1 मंथ की टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है वो इररेलेवेंट ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने डिपार्टमेंट के ये जो ऑब्जेक्शंस थे कि अरे असेसिंग ऑफिसर ने अपने ऑर्डर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा भी लिया, तो उसने अपनी तरफ से अलग क्या किया, उसने तो डीआरपी ने जो कहा था बस उसी को तो पास ऑन किया है ना। तो कोर्ट ने माय डियर फ्रेंड्स डिपार्टमेंट के लॉजिकल क्लेम को सेट असाइड करते हुए लॉ की इंपॉर्टेंस बरकरार रहे, 1 मंथ की टाइम लिमिट इररेलेवेंट ना हो जाए, इसके लिए एओ के असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश कर दिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, आइए मैं रखता हूं आपके सामने अब ये चीजें यहां से। तो देखिए जिस तरह के फैक्ट्स थे वो तो सिंपली यहां पर ये प्रोवाइड किए गए। मेनली कोर्ट ने जो कहा कि सेक्शन 144C वाज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्पीडी मैकेनिज्म फॉर असेसमेंट्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग टू reduce the possibility of disputes and to avoid time consuming litigation, that is appellate system. The High Court thus concluded that the assessing officer is bound to adhere to the time limit stipulated in section 144C subsection 13 and assessment order issued in breach of it shall be invalid and was accordingly set aside। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हम जब अपने रेगुलर बैच में माय डियर फ्रेंड्स असेसमेंट प्रोसेस चैप्टर जब डिस्कस कर रहे होते हैं तभी भी मैं प्रैक्टिकल व्यू आपके साथ में शेयर करता हूं। जब हम फ्रेश असेसमेंट की टाइम लिमिट वगैरह डिस्कस करते हैं सेक्शन 153 में, जब माय डियर फ्रेंड्स हम फ्रेश असेसमेंट वगैरह की बातें वहां कर रहे होते हैं, तभी मैं आपके साथ में इस तरह की चर्चा करता हूं ना कि एओ के असेसमेंट ऑर्डर के बाद में हायर अथॉरिटीज के पास में इस तरह की पावर होती है कि वो एओ के असेसमेंट को कैंसिल करके फ्रेश असेसमेंट की डायरेक्शन दे सकते हैं, या उनके असेसमेंट को वो एनल मतलब वॉइड एब इश्यू भी इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके लिए प्रैक्टिकली कब कैंसिल करके फ्रेश असेसमेंट की डायरेक्शन दी जाती हैं, कब एक्चुअली जो असेसमेंट है वो क्वेश कर दिया जाता है, मतलब एनल कर दिया जाता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल व्यू में एडिशनली डिस्कस जो करते हैं वहां आपको इस तरह की बात देखने को मिलती है ना कि जहां पर टाइम लिमिट के प्रोविजंस अगर कंप्लाई विद नहीं होते हैं तो फिर वहां पर कोर्ट कोई रियायत नहीं बरतते, वो एओ के असेसमेंट को एनल मतलब क्वेश कर देते हैं, सेट असाइड और कैंसिल करते हुए नजर आते हैं। वही काम माय डियर फ्रेंड्स इस केस में भी आपने देखा कोर्ट ने किया। ओके, और आइए ना अब रुक करते हैं थोड़ा सा और आगे का। मैं ले आया हूं फ्रेंड्स आपको फ्रंटियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने किस तरह का एक्ट किया, किस तरह का केस उनके सामने गया, जरा देखिएगा फ्रेंड्स। हमारी एसएससी कंपनी का आंध्र प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो एक स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनसे लिए गए लोन पर जो इंटरेस्ट पेबल था वो में 75,75,000 रुपीज का देखने को मिला। एंड एक आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिए गए लोन पर जो इंटरेस्ट पेबल था वो 39.94 लैक्स का हमारी एसएससी कंपनी का पेबल हमें देखने को मिला। अब पहले तो मैं आपको याद दिला देता हूं, जो सेक्शन 43B आप देखते हैं पीजीबीपी हेड में, वो क्या बोलता है कि अगर आप किसी स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिए गए लोन एडवांस पर अगर आपका कोई इंटरेस्ट पेबल बनता है तो आप उस इंटरेस्ट को रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में ना सही लेकिन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की ड्यू डेट तक उसे एक्चुअली पे कर देना, नहीं तो वो खर्चा आपका जिस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस उस ईयर में अलाउ नहीं होगा, जब आप कभी एक्चुअली पे करेंगे तब अलाउंस के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां क्या देखने को मिला कि एसएससी कंपनी ने ये जो इंटरेस्ट अमाउंट थे ये एक्चुअली तो मॉनेटरी सेंस में इन्हें रिलीज नहीं किए, पे नहीं किए थे,
लेकिन एसएससी कंपनी ने इतने अमाउंट के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो इन आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को इशू कर दिए। मतलब ये जो इंटरेस्ट पेबल का अमाउंट था ना फ्रेंड्स, वो इंटरेस्ट पेबल का अमाउंट इक्विटी में हमें कन्वर्टेड हुआ नजर आया। ठीक है, तो अब इशू ये अराइज हुआ कि क्या ये जो इंटरेस्ट पेबल का अमाउंट इक्विटी में जो कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब इसके बदले में जो इक्विटी शेयर से इशू कर दिए गए हैं, क्या ये उस इंटरेस्ट का एक्चुअल पेमेंट ट्रीट किया जाएगा? अगर वो एक्चुअल पेमेंट कहलाएगा तो 43B वहां दिक्कत खड़ी नहीं करेगा, एसएससी को अपने इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो मिल पाएगा। प्रैक्टिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या थीम अडॉप्ट की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये थीम अडॉप्ट की कि सेक्शन 43B में तो जो इंटरेस्ट पेबल का कन्वर्जन है वो एक्चुअल पेमेंट ट्रीट नहीं किया जाता। जो सेक्शन 43B है वो तो कहता है कि अगर इंटरेस्ट पेबल का अगर आप एक्चुअल पेमेंट की बजाय अगर कन्वर्जन करोगे तो वो एक्चुअल पेमेंट में केस नहीं आएगा, इसलिए इस इंटरेस्ट पेबल का एक्चुअल पेमेंट नहीं ट्रीट किया जाएगा और सेक्शन 43B की वजह से इस इंटरेस्ट पेबल का जो डिडक्शन है वो नहीं पे किया जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, रियल सेंस में जो सेक्शन 43B है वो कहता क्या है? देखिए, ये इंस्टीट्यूट ने अपने अपलोडेड नोट्स में माय डियर फ्रेंड्स बात नहीं कही है। ओके, ये मैंने एडिशनली बस जजमेंट में ग्रेटर क्लैरिटी आपको आ सके इसके लिए एडिशनली अपनी तरफ से आपको यहां पर ऐड करके वो प्रोवाइड की हुई है। सेक्शन 43B एग्जैक्टली क्या कहता है? वो कहता है कि इस सेक्शन 43B में जो भी रेफर किया गया इंटरेस्ट है, जैसे वो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को पेबल इंटरेस्ट वगैरह, हाँ, विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लोन or borrowing or debenture or any other instrument by which the liability to pay is deferred to a future date shall not be deemed to have been actually paid। अब आप यहां देखिए, जो लॉ मेकर्स ने ये नेगेटिव सेंस में लॉ बनाया है वो वास्तव में किस कन्वर्जन के लिए बनाया है कि जहां पर ये इंटरेस्ट अगर लोन में कन्वर्ट किया जाए, बोरोइंग में कन्वर्ट किया जाए, डिवेंचर जो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है ना उसमें कन्वर्ट किया जाए और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो आप फ्रेंड्स जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस देखते हैं उनमें आपको एक रूल ऑफ एजेस्डम जनरिस देखने को मिलता है। रूल ऑफ एजेस्डम जनरिस क्या कहता है फ्रेंड्स कि जहां पर भी टू और मोर टर्म्स अगर एक क्लास की अगर यूज की गई है, जैसे लोन, बोरोइंग और डिवेंचर, ये एक ही क्लास की टर्म है, ये डेट को शो करती हैं। तो जहां पर टू और मोर टर्म अगर एक क्लास की यूज की गई है तो फिर जो जनरल टर्म होगी, जो रेजिडुअल और जनरल टर्म होगी कि अदर इंस्ट्रूमेंट, उसको कलर जो प्रेसिडिंग टर्म्स हैं उनसे ही मिलेगा। तो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट मतलब एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स, ओके, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट, ओके, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर जो एसएससी कंपनी ने किया है, उन्होंने तो अपने इंटरेस्ट पेबल को इक्विटी में कन्वर्ट किया है। क्या इक्विटी शेयर्स डेट इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है। एक बात तो, एक तो कॉन्सेप्ट आप इस तरह से क्लियर करके चलो। दूसरी बात माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर टर्म किस तरह की यूज की जा रही है? बाय विच लायबिलिटी टू पे इज डेफर्ड टू अ फ्यूचर डेट। फ्रेंड्स, क्या इक्विटी शेयर जब कंपनी इशू करती है तो कोई पर्टिकुलर डेट बताती है कि इस डेट पर हम जो अमाउंट है वो होल्डर को रिलीज कर देंगे? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर्स जिन भी शेयर होल्डर को इशू किए जाते हैं, कभी कंपनी का लिक्विडेशन वगैरह होगा, जब कंपनी खत्म होगी तब उस टाइम पर जो इक्विटी शेयर होल्डर तब दिखेंगे, तब उस टाइम पर जितना बचेगा कंपनी के पास में फंड्स वगैरह सबको दे देने के बाद में वो होल्डर को रिलीज किया जाएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड डेट पर माय डियर फ्रेंड्स लायबिलिटी टू पे के लिए कंपनी कमिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ कभी नहीं करती। ओके, तो इस केस में जब तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने इस तरह का इशू गया तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने यही थीम अडॉप्ट की, एज द लायबिलिटी ऑफ द एसएससी टू पे इंटरेस्ट सीज्ड टू एग्जिस्ट, कि जो भी एसएससी कंपनी का इन आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को जो पेबल इंटरेस्ट था, अब कंपनी की उस इंटरेस्ट की हेडेक खत्म हो गई है। अब उन्होंने इक्विटी शेयर्स इशू करके वो फ्री हो गई हैं
उनकी जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी है वो सीज्ड टू एग्जिस्ट करने लगी है। हाँ, ऑन इशू ऑफ दीज शेयर्स द सेम वुड टेंट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 43B। द assessee therefore is entitled to claim the benefit of deduction under section 43B। अब मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक बात आपको और बताता हूं फ्रेंड्स। डिपार्टमेंट ने क्या गलती की? डिपार्टमेंट ने यह कहा कि पहले तो सेक्शन 43B के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए असेसी को अपने इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सके, वो डिडक्शन अलाउ हो सके, उसके लिए जो एक्चुअल पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट है वो सिने क्वा नॉन लैटिन टर्म है, मतलब क्या? असेंशियल। ओके, एसेंशियल कहें, इंडिस्पेंशियल कहें आप, ठीक है, राइट, मैंडेटरी कहें, वन द सेम थिंग। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पहले तो इस लीगल लेटिन टर्म से कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने ये लाइन यहां पर रीड की। तो असेसिंग ऑफिसर ने पहले तो यही कहा कि भाई 43B में के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो वास्तव में मिल सके, इसके लिए एक्चुअल पेमेंट जरूरी है। और डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी इनटू लोन, कि भाई आपने उस इंटरेस्ट पेबल को फंडिंग इंटरेस्ट मतलब लोन में कन्वर्ट किया, डिड नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सेक्शन 43B में एक्सप्लेनेशन गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, उसके हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट पेबल का अगर लोन में कन्वर्जन करते हैं तो वो आपका एक्चुअल पेमेंट में नहीं आएगा, पक्की बात है। लेकिन ये क्या कर दिया डिपार्टमेंट ने, और इनटू इक्विटी, कि अगर आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को अगर इक्विटी में भी कन्वर्ट किया तो वो एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा। ये कोर्ट ने कहा कि सही नहीं है। कोर्ट ने कहा ये वाला केस यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर लोन, बोरोइंग, डिवेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखी, रूल ऑफ एजेस्डम जनरेस, रूल ऑफ एजेस्डम जनरेस माय डियर फ्रेंड, जो आप देखते होंगे अपने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस में कि जहां पर टू और मोर टर्म सेम क्लास की यूज की गई हो तो उसके बाद कोई जनरल टर्म अगर यूज की गई है तो उसको कलर प्रेसिडिंग टर्म से मिलेगा। तो या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट मींस एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स। ओके, तो उसकी वजह से, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे फ्यूचर डेट के लिए लायबिलिटी टू पे डेफर की जाती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अगर इंटरेस्ट का कन्वर्जन होगा तो वो इंटरेस्ट डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। ओके, लेकिन ऐसा तो इक्विटी शेयर्स के केस में होता नहीं, इसलिए कोर्ट ने असेसी के फेवरेबल जो जजमेंट है वो यहां पर डिलीवर की। तो आई होप आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो हम कह सकते हैं कि हां, ये एक्चुअल पेमेंट में केस कन्वर्जन का आएगा। ओके, इसका बेनिफिट असेसी को मिल पाएगा। अब फ्रेंड, जो लास्ट केस है वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें हमें ये देखने को मिला प्रैक्टिकली हमारी जो असेसी कंपनी रही है। हम बात कर रहे हैं जिंदल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लिमिटेड के केस की। कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने किस तरह का, माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर केस गया था। देखिए, प्रैक्टिकली हमें यह देखने को मिला कि हमारी असेसी, इन शॉर्ट जिंदल फ्रेंड्स, इन्होंने एक फॉरेन एंटिटी के साथ में सप्लाई एंड सर्विसेज ऑफ ऑफशोर इक्विपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, मतलब जो फॉरेन एंटिटी है वो ऑफशोर मतलब आउटसाइड इंडिया ही इक्विपमेंट की सप्लाई एंड उसके रिलेशन में जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगी, और इसके प्रति जो असेसी कंपनी का जो मनी है वो इनके रेस्पेक्ट में पेबल बनेगा। तो असेसी कंपनी ने फॉरेन एंटिटी के साथ में जो सप्लाई एंड सर्विसेज ऑफ ऑफशोर इक्विपमेंट के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में जो मनी पेबल था उस पर जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट जो टैक्स था वो डिडक्टेबल था, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं फ्रेंड्स, भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं एडिशनली कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, भले ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सप्लाई एंड सर्विसेज ऑफ ऑफशोर इक्विपमेंट का है, लेकिन आप याद उठाइए सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया वाला जो आप देखते हैं उसमें फ्रेंड्स जो आपके रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज से रिलेटेड जो इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया के जो प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पर किस तरह का मैसेज पास ऑन किया गया है कि अगर जो राइट हैं, सर्विसेज हैं, भले आउटसाइड इंडिया एनआर प्रोवाइड करे, लेकिन अगर वो राइट और सर्विसेज अगर इंडिया में यूटिलाइज अगर किए जा रहे हैं तो ऐसे केस में जो इनकम है वो इंडिया में डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया ट्रीट की जाएगी।
यस माय डियर फ्रेंड्स, तो भले ये ऑफशोर का केस है, भले ही सर्विसेज आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की गई हो, लेकिन एसएससी कंपनी इंडिया में उन्हें यूटिलाइज कर रही है। तो जो ये इन रिसीट है वो इस फॉरेन एंटिटी की अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट इंडिया में एक्रू और राइज होने वाली रिसीट है। इसीलिए ये जो इनकम है वो उनकी इंडिया में एक्रूराइज होने की वजह से जो पेयर है उनको जो टीडीएस है वो इस पर डिडक्ट करना चाहिए था, उन्होंने डिडक्ट नहीं किया। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने माइंड मेकअप किया कि हम तो सेक्शन 271C में जो पेनल्टी नॉन टीडीएस की लेबिएबल बनती है वो यहां पर लगाएंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पेनल्टीज चैप्टर में ही माय डियर फ्रेंड्स आप ये देखते हैं ना एक सेक्शन 273B कि अगर किसी डिफॉल्ट के लिए एसएससी कोई रीजनेबल कॉज अगर प्रूव कर देता है तो एसएससी पर पेनल्टी लेविएबल नहीं बनेगी। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ एसएससी पर है। अगर एसएससी किसी डिफॉल्ट के रीजनेबल कॉजेज अगर प्रूव कर देता है तो उस केस में एसएससी पर जो पेनल्टी है वो लेबिएबल नहीं बनेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एसएससी ने टीडीएस क्यों नहीं काटा? तो उन्होंने अपने रिप्लाई में क्या कहा कि देखो, हमने ये फॉरेन एंटिटी को जो मनी पेबल हमारा बना उस पर टीडीएस डिडक्टेबल है नहीं है, इसके लिए रेप्यूटेड लॉ फर्म से जो ओपिनियन है वो लिया, हमने सीए फर्म से ओपिनियन लिया और उन्होंने ये कहा कि जब ये ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट है तो ना फॉरेन एंटिटी का अमाउंट इंडिया में चार्जेबल है, ना आप उस पे किए जाने वाले सम पर टैक्स डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो हमने रेप्यूटेड लीगल फर्म एंड सीए फर्म के ओपिनियन की वजह से टीडीएस नहीं काटा, हमें फिर भी डाउट था तो हमने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास में फाइनल ओपिनियन के लिए एप्लीकेशन दी थी। यस माय डियर फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2021 से पहले जब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हुआ करती थी, अब तो 1 सितंबर 2021 के बाद आपको पता है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने ऑपरेट करना बंद कर दिया और उनकी जगह बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इस केस के टाइम पर जब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हुआ करती थी तब कंपनी ने उस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास में इस मनी पर टैक्स डिडक्टेबल है या नहीं इस पर फाइनल ओपिनियन के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के चेयरमैन ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जो उनकी एप्लीकेशन है उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई उस पर अपना डिसीजन नहीं दिया। तो इसमें गलती क्या एसएससी कंपनी की है क्या? नहीं, उन्हें ना तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से उनकी एप्लीकेशन पर कोई डिसीजन मिला, उन्हें उनके पास में फिर बस जो रेप्यूटेड लॉ फर्म और सीए फर्म का ओपिनियन ही एग्जिस्ट कर रहा था जिसमें उन्होंने टीडीएस ना काटने की बात कही थी, इस वजह से उन्होंने टीडीएस नहीं काटा था। तो यहां कर्नाटक हाई कोर्ट ने एसएससी की इस एक्सप्लेनेशन को रीजनेबल कॉज नॉन लेवी ऑफ पेनल्टी के लिए ट्रीट किया। यस, ये रीजनेबल कॉज नॉन लेवी ऑफ पेनल्टी के लिए ट्रीट किया जाएगा। डिपार्टमेंट इस केस में एसएससी पर पेनल्टी लेवी नहीं कर पाएगा क्योंकि एसएससी का जो यहां पर केस है उसमें एसएससी की कोई मेलाफाइड इंटेंशन अपीयर नहीं हो रही है। कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि एसएससी ने टीडीएस नहीं काटा तो एसएससी की इससे कौन सी जेब भर गई? एसएससी से तो सारा जो अमाउंट है वो एनआर को जा रहा है, एसएससी को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है? एसएससी ने तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से भी पूछा था, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर उन्होंने फीस खर्च करके लीगल फर्म से डिसीजन ओपिनियन लिया, उसके हिसाब से एक्ट किया। तो ये एसएससी के पार्ट पर रीजनेबल कॉज कहलाएगा, उन पर पेनल्टी लेबेबल नहीं ट्रीट की जाएगी। आप देखेंगे फ्रेंड्स, यही फैक्ट्स हैं जो इनिशियल फेज में आपको यहां पर ये दिए गए हैं और मेनली जो कोर्ट का डिसीजन रहा है। यस, द एसएससी इन इट्स रिप्लाई स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट द नॉन डिडक्शन ऑफ बोथ टैक्स वाज ड्यू टू द बोनाफाइड बिलीफ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल ओपिनियन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लॉ फर्म ऑफ रेप्यूट एंड द ओपिनियन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म। दिस अपार्ट द फॉरेन एंटिटी हैड आल्सो साउट एडवांस रूलिंग एंड द चेयरमैन ऑफ द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, नाउ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, डिड नॉट प्रोसेस द सेम फॉर पर्सनल रीजंस। Added, what benefit the SSC could derive by not deducting the tax at source is also a factor. कोर्ट ने यह भी ऐड किया कि टीडीएस ना काट के एसएससी की कौन सी जेब भर गई, एसएससी को कौन सा फायदा हो गया, यह भी तो सोचना चाहिए। ऑल दीज सर्टेनली कॉन्स्टिट्यूट अ रीजनेबल कॉज फॉर नॉन इफेक्टिंग टीडीएस एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट हैज हेल्ड दैट नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस वाज नॉट टेंटेड विद मेलाफाइड एंड अकॉर्डिंगली पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C वाज नॉट लेविएबल। ओके फ्रेंड्स, तो हां, इन 4 पेजेस में
आपको माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो भी इंस्टीट्यूट ने आपके जनवरी 26 एग्जाम्स के लिए ये ऑल केस लॉज अपलोड किए हैं वो यहां पर आपको प्रोवाइड किए, और अब हम कह सकते हैं कि हां इन सभी केस लॉज पर जो डिस्कशन है वो मेरी तरफ से यहां कंप्लीट है। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ में एक अनदर क्लिप में डिस्कस कर लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। एंड चलते चलते माय डियर फ्रेंड्स, मैं बस ये आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो भी आपके नियर एंड डियर्स इस सब्जेक्ट को इन डिटेल अगर एंजॉय करना चाहते हैं, इसी तरह की रीजनिंग के साथ में माय डियर फ्रेंड्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो रेगुलर बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने जनवरी अटेम्प्ट के लिए तो माय डियर फ्रेंड्स जो रेगुलर बैच है वो बहुत ही कंसेशनल प्राइस पर ओपन कर दिया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ तो लिया है लेकिन प्रैक्टिस का थोड़ा सा चैलेंज रहता है, तो मैंने एक प्रैक्टिस बैच जो अलग से माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए बनाया हुआ है, उसको भी मैंने बहुत ही कंसेशनल प्राइस पर माय डियर फ्रेंड्स जनवरी अटेम्प्ट के लिए ओपन फॉर सेल कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर फास्ट ट्रैक बैच में अगर आप जाना चाहें, आप अपने नियर एंड डियर्स को बता सकते हैं, मैंने केवल 4500 में माय डियर फ्रेंड्स जो फास्ट ट्रैक बैच में जिसमें सारा जो प्रैक्टिस वाला पार्ट भी आपका कवर्ड होगा वो आपके लिए ओपन रखा है। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले प्रैक्टिस बैच ले रखा है और बाद में फील करते हैं कि ऐसा ही हमें कोई कॉन्सेप्ट बैच भी देखने को मिल जाए, तो उनके लिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने ये कॉन्सेप्ट बैच भी एक रखा हुआ है, ठीक है। और आपके नियर एंड डियर जिनका माय डियर फ्रेंड्स मई 2026 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट ड्यू है, जो इस सब्जेक्ट को वास्तव में अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक रेगुलर बैच अनाउंस कर चुका हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसमें बिल्कुल ऑल जो भी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी। तो आप अपने नियर एंड डियर जिनका भी मई 26 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट ड्यू है उनको इस बैच के बारे में जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं मिलूंगा आपके साथ में अगली क्लिप में जिसमें हम स्टैट्यूटरी अपडेट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू यू, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट टू यू।